नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों अपने है जो पिछली क्लास में है जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की है जो सिलेबस एनालिसिस किया था और आज है जो इसका अपन है जो फर्स्ट लेसन है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में है जो आज अपन जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपन क्लास को। आज अपन है वो जानेंगे कि एग्रीकल्चर फाइनेंस मीनिंग डेफिनेशन स्कोप एंड सिग्निफिकेशन, यानी कि कृषि वित्त का क्या अर्थ है, कृषि वित्त की क्या परिभाषा है, उसके अलावा इसके क्या क्या क्षेत्र है और इसके महत्व के बारे में है जो अपन जानने वाले हैं। अगर अपन बात करें वित्त की तो अपन को है कि किसी भी व्यवसाय को अपन जब शुरू करते हैं तो उसके लिए है जो अपन को पूंजी की आवश्यकता होती है, कैपिटल या धन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार अपन कोई भी कृषि से संबंधित अपन कोई भी कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर कार्य करते हैं तो उसके लिए भी है जो पूंजी की अपन को आवश्यकता होती है, कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो उस कैपिटल या उस पूंजी को अपन है जो किन किन सोर्सों से प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं। अगर अपन बात करें तो किसी भी व्यवसाय को करने से पहले हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। किसी भी बिजनेस को अगर अपन शुरू करेंगे तो उसके लिए अपन को कैपिटल की ज़रूरत होती है। अतः कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार कृषि से संबंधित कोई भी अपन को कार्य करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अपन को कोई भी बिजनेस करना है या कोई भी अपन को कार्य करना है, कृषि वगैरह करनी है तो उसके लिए भी है जो अपन को वित्त की आवश्यकता रहती है, कैपिटल की है जो आवश्यकता रहती है। और अगर सही दिशा में और सही समय पर है जो अपन को है जो कैपिटल नहीं मिल पाता है, अपन को धन की नहीं मिल पाता है तो उसकी दशा में क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में है जो कार्य नहीं हो सकते हैं। तो इसी के संबंध में है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, यानी कि कृषि है जो इसको समय पर करना जरूरी है। अगर इसके इंतजार में अपन रहेंगे, कृषि को बाद में कर लेंगे, ऐसे हो गया तो है जो अपना बिजनेस है वो सही नहीं चल सकता है। तो अब अपन बात करेंगे कि पूंजी कितने प्रकार की होती है। तो वो स्रोत जो इसके माध्यम से पूंजी अपन को प्राप्त होती है वो कौन कौन से स्रोत है उनके बारे में जानेंगे। कृषि वित्त का सामान्य अभिप्राय पूंजी की उस व्यवस्था से है जो कि कृषि व्यवसाय में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यकता होती है। कृषि व्यवसाय है जो एग्रीकल्चर बिजनेस है, उस एग्रीकल्चर बिजनेस को संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए अपन को जिन जिन स्रोतों से है जो अपन को व्यवसाय मिलता है उनको है जो क्या कहते हैं, कृषि वित्त कहते हैं। अपन कृषि से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए है जो अपन को पूंजी की आवश्यकता होती है उसको है जो कृषि वित्त कहा जाता है। उसके बाद में देखें कि पूंजी कितने प्रकार की होती है। तो पूंजी होती है ये दो प्रकार की होती है। कैपिटल कितने प्रकार की होती है, कैपिटल दो प्रकार की होती है। एक तो होती है निजी पूंजी और एक होती है उधार ली गई पूंजी। एक तो वो कैपिटल होती है जो अपने खुद की होती है, जिनको है जो अपन ने है जो कार्य करके या कुछ वे वगैरह करके है जो कुछ सामान वगैरह बेच के है जो अपन ने किया है वो अपनी खुद की है। और एक दूसरी पूंजी होती है जिसको अपन उधार लेते हैं ब्याज पर या अपन ऋण पर है, जिसको पूंजी को उधार लेते हैं वो उधार ली गई पूंजी होती है। अगर अपन ओवन कैपिटल की बात करें, निजी पूंजी की बात करें तो निजी पूंजी वो पूंजी होती है जो आपके स्वयं की पूंजी है और आपको परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होती है या फिर आप अपनी आय की बचत से अर्जित करते हैं। निजी पूंजी वो पूंजी होती है जो अपनी खुद की होती है, या तो अपन को अपने परिवार से उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होती है, जैसे अपने जो दादा की जमीन थी वो अपने पापा को है जो प्राप्त हुई है, और जो अपने पापा को जमीन प्राप्त होगी उनमें से है जो अपन को जमीन प्राप्त होगी तो वो है जो अपनी निजी पूंजी है। या अपन है जो कोई कार्य करते हैं उससे जो बचत होती है तो वो पूंजी अपनी निजी पूंजी होती है। दूसरी होती है क्रेडिट कैपिटल, यानी कि उधार ली गई पूंजी। उधार ली गई पूंजी में हम साख, ऋण, कर्ज के नाम से भी है जो जानते हैं। इसको अगर अपन ऋण के रूप में लेते हैं तो ऋण होता है, या साख के रूप में लेते हैं या फिर है जो कर्ज के नाम से इसको जाना जाता है। ये है जो विभिन्न संस्थागत स्रोत जैसे सरकार, सरकारी समितियां तथा बैंक या फिर गैर संस्थागत स्रोत जैसे साहूकार, महाजन या फिर रिश्तेदारों से ली गई होती है। उधार पर ली गई पूंजी भी दो प्रकार के स्रोतों से अपन को प्राप्त होती है। एक तो होती है संस्थागत स्रोत और एक होती है गैर संस्थागत स्रोत। वो पूंजी जो अपन बैंक से लेते हैं, सरकार के किसी भी क्षेत्र से लेते हैं, सरकारी योजनाओं से लेते हैं, जैसे केसीसी वगैरह, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, तो वो संस्थागत स्रोत है। और दूसरी होती है गैर संस्थागत, जो अपन किसी गांव के साहूकार या अपन किसी रिश्तेदार से जो पूंजी लेते हैं, कैपिटल लेते हैं, वो होती है गैर संस्थागत स्रोत। उसके बाद में है एग्रीकल्चर फाइनेंस मीनिंग। अब बात करेंगे अपन की कृषि वित्त है जो इसका क्या अर्थ है, एग्रीकल्चर फाइनेंस की क्या मीनिंग है इसके बारे में जो अपन जानेंगे। अगर अपन एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात करें
कृषि वित्त का सामान्य अर्थ कृषि व्यवसाय से संबंधित वित्तीय पहलुओं का अध्ययन करना है, उनका परीक्षण करना और उनका विश्लेषण करना, जो कि भारत का एक प्रमुख क्षेत्र है। अपन जानते हैं कि भारतीय कृषि प्रधान राष्ट्र है, जहाँ की लगभग है जो 70 to 75% जनसंख्या है जो गाँवों में निवास करती है और वो है जो कृषि कार्य करती है। तो उन कृषि कार्य को करने के लिए जिस वित्त की आवश्यकता रहती है, जो धन की आवश्यकता रहती है, वो धन है जो कृषि वित्त कहलाता है। कृषि व्यवसाय से संबंधित जो वित्तीय पहलू होते हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स होते हैं, उनको है जो कृषि वित्त कहते हैं। वित्तीय पहलुओं में कृषि उत्पादों के उत्पादन और उनके निपटान से संबंधित धन के मामले में शामिल होते हैं। सीधे तौर पर कहें तो कृषि वित्त कृषक को स्वयं की पूंजी एवं उधार ली गई पूंजी या कृषक का व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के लिए कृषि में उचित उपयोग का अध्ययन कराता है एवं उन सभी संस्थानों के बारे में बतलाता है जो किसान को पूंजी के रूप में ऋण प्रदान करता है। अगर अपन कृषि वित्त की बात करें तो कृषि वित्त वो होता है जो अपन को किसान को जिसके पास या तो उधार ली गई धनराशि या उसके पास की जो धनराशि होती है, उनको है जो कृषि में किस प्रकार से यूज करना है, कृषि के सेक्टर में है जो किस प्रकार से उपयोग करना, उन सब की जानकारी, उनका जो मैनेजमेंट होता है, वो है मैनेजमेंट का अध्ययन अपन करते हैं, वो होता है कृषि वित्त होता है। अब अपन बात करें कृषि वित्त की परिभाषा, तो मुरे के अनुसार, मुरे नामक वैज्ञानिक ने 1953 में जो कृषि वित्त की परिभाषा दी थी कि किसी भी संगठन एवं कृषि से संबंधित ऋण देने वाली एजेंसियों तथा समितियां जो कृषि में ऋण देने के इच्छुक हो से किसानों के द्वारा ऋण लेने का आर्थिक अध्ययन कराता है। वे समितियां या वे संस्थाएं जो कृषि से संबंधित किसानों को ऋण देती है, जैसे नाबार्ड हो गया, उस नाबार्ड से किसान है जो ऋण लेने का इच्छुक होता है, उन सब का है जो अध्ययन करते हैं, वो है जो कृषि वित्त कहलाता है। उसके अलावा एक और वैज्ञानिक थे टंडन एवं दीनदयाल, इन्होंने कहा कि कृषि अर्थशास्त्र की एक शाखा है कृषि वित्त है। जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कृषि अर्थशास्त्र की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत फार्म इकाइयों से संबंधित वित्तीय संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। कि एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर है अपन व्यक्तिगत फार्म इकाइयों से संबंधित है जो वित्तीय संसाधनों का है जो अध्ययन करते हैं, फाइनेंशियल जो संसाधन है उनका है जो अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि एग्रीकल्चर फाइनेंस के क्या स्कोप है। अगर अपन स्कोप की बात करें तो कृषि वित्त का अध्ययन हम वेस्ट स्तर एवं माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल पर करते हैं। अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर फाइनेंस कृषि वित्त की बात करें तो कृषि वित्त का अध्ययन है अपन दो प्रकार से करते हैं, एक तो होता है माइक्रो लेवल, एक होता है मैक्रो लेवल। एक होता है समष्टि वित्त और दूसरा होता है व्यष्टि स्तर और समष्टि स्तर। अगर अपन माइक्रो लेवल की बात करें, व्यष्टि स्तर का साधारण सा अर्थ है छोटे से तथा समष्टि स्तर का अर्थ है बड़े से। अगर अपन एक छोटे से क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो वो होगा माइक्रो, यानी कि छोटे से क्षेत्र का करते हैं वो माइक्रो लेवल होगा, और अगर अपन किसी बड़े लेवल का करते हैं तो वो मैक्रो लेवल होगा। जैसे अपन एक किसी अपने फार्म की बात करें, अपने निश्चित फार्म है जो खेत का, उस खेत की बात करें कि उसमें है जो अपन ने कितना फाइनेंशियल है जो इसमें अर्जित किया है और कितना है जो अपन को लाभ प्राप्त हुआ है। अगर अपन खुद के फार्म का एक छोटे से क्षेत्र का है जो अपन अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रो लेवल होगा। और अगर अपन है जो पूरे गांव या पूरे शहर की जो आमदनी है, जो पूरे शहर में या पूरे गांव में अपन को जो कृषि से संबंधित जो जितना भी मुनाफा होता है पूरे गांव को, उन सब का अगर अपन अध्ययन करें, बड़े लेवल पर अध्ययन करें तो वो होगा मैक्रो लेवल होगा। अगर अपन समष्टि वित्त की बात करें तो समष्टि वित्त संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कृषि के लिए धन जुटाने वाले विभिन्न स्रोतों के बारे में बतलाता है। साथ ही कृषि ऋण देने वाली विभिन्न संस्थाओं के ऋण देने की प्रक्रिया, नियम विनियम आदि की है जो निगरानी रखता है। मैक्रो फाइनेंस की अगर अपन बात करें तो कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था में है जो धन जुटाने के जितने भी सोर्स है, जितने भी संस्थान है, उन सब का है जो अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ऋण देने की जो प्रक्रियाएं होती है उनका नियमों का अध्ययन, उनके रूल रेगुलेशन होते हैं जो विनियम के अध्ययन होते हैं उनका, उसके अलावा उनकी है जो मॉनिटरिंग की बात होती है, निगरानी का है जो अध्ययन किया जाता है। इसलिए समष्टि वित्त कृषि वित्त के समग्र स्तर से संबंधित है। समष्टि वित्त के क्षेत्र में कुल ऋण की आवश्यकता के पहलुओं, ऋण मिलने की शर्तों एवं नियमों का है जो अध्ययन किया जाता है। अगर अपन मैक्रो लेवल की बात करें तो मैक्रो लेवल में है जो कृषि से संबंधित जो भी संस्थान है जो ऋण देती है उन सब का नियम विनियम, उनका मॉनिटरिंग का जो अध्ययन किया जाता है वो अपन करते हैं मैक्रो फाइनेंस में। और अगर अपन माइक्रो फाइनेंस की बात करें व्यष्टि वित्त की, तो माइक्रो फाइनेंस व्यक्तिगत कृषि व्यवसाय इकाइयों के वित्तीय प्रबंधन के बारे में बतलाता है। जो माइक्रो फाइनेंस है ये व्यक्तिगत कृषि व्यवसाय इकाई होती है, जो कृषि व्यक्तिगत होती है, जो फॉर्म होता है उनके बारे में जो बताता है।
माइक्रो फाइनेंस किसी भी व्यक्तिगत किसान के द्वारा लिए जाने वाले ऋण की विभिन्न स्रोतों एवं ऋण की मात्रा उस ऋण के समान वैकल्पिक उपयोगों के आवंटित को बतलाता है। अगर कोई किसान है ऋण लेता है तो ऋण के स्रोतों के बारे में बतलाएगा, ऋण किस लिए लेता है उस कार्य के बारे में बतलाएगा। उन सब का है जो अध्ययन है जो माइक्रो फाइनेंस में किया जाता है। उसके अलावा आता है कृषि वित्त का महत्व, कि एग्रीकल्चर फाइनेंस है इसका क्या क्या महत्व है। अगर अपन कृषि वित्त के महत्व की बात करें तो कृषि वित्त देश के माइक्रो एवं मैक्रो दोनों स्तर पर है जो सामाजिक आर्थिक विकास में है जो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। उसके अलावा कृषि वित्त सीमित संसाधनों के बावजूद भी फार्म बिजनेस को मजबूत करने एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अगर अपने पास सीमित है संसाधन है, वो सीमित मात्रा में है, अगर अपने पास संसाधन सीमित है लेकिन अगर एग्रीकल्चर फाइनेंस की अपन को पूरी जानकारी है तो सीमित संसाधनों के बावजूद भी है जो अपन अधिक से अधिक है वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कृषि वित्त की सहायता से हम नए तकनीकी संसाधनों को खरीद कर उनके माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस के माध्यम से है जो अपन नए कृषि तकनीकी को खरीद सकते हैं और उनका है जो उपयोग करके है जो अपन अधिक से अधिक है वो कृषि के क्षेत्र में लाभ कमा सकते हैं। कृषि वित्त से हम जब कोई नई तकनीकी संसाधनों को खरीद कर उनके माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि करेंगे तो उससे फार्म की इनकम में वृद्धि होगी, जिससे जीवन स्तर भी सुधार होगा। अगर अपन एग्रीकल्चर फाइनेंस से कोई नई तकनीकी संसाधनों को खरीदते हैं तो उससे जो कृषि की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि होगी, फार्म की है जो इनकम है उसमें भी है जो वृद्धि होगी और अपना जीवन स्तर है उसमें है जो सुधार आएगा। कृषि वित्त के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन में कमी आएगी और लोगों के पास है जो अन्य व्यक्तियों की तरह नई तकनीकों का ग्रहण आसान होगा। अगर अपन है जो किसानों को है जो कृषि वित्त के बारे में बताएंगे तो उनको है जो एग्रीकल्चर जो सोर्स है जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में है जो जितने भी संसाधन है उन संसाधनों को उन साधनों को खरीदने में है जो आसानी होगी। उसके अलावा कृषि वित्त लीवर की भांति होता है जो कि आर्थिक विकास के लिए व्यष्टि एवं समष्टि दोनों स्तर पर एक लिंक के रूप में आगे पीछे जुड़ा होता है। कृषि वित्त होता है वो माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल दोनों पर है जो दोनों के बीच में है जो लिंक की भांति कार्य करता है, दोनों को है जो अध्ययन में है जो सहायता प्रदान करता है। आज भी भारतीय कृषि पारंपरिक एवं जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, लेकिन नई तकनीकों को अपनाने के लिए सहायक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए नई कृषि वित्त की आवश्यकता होती है। आज भी अगर अपन भारतीय कृषि की बात करें तो वो है पारंपरिक रूप से है जो ट्रेडिशनल रूप से है जो खेती की जाती है, यानी कि जो परंपरा से है जो पुराने परंपरा से अपने है जो पेरेंट्स है वो करते आ रहे हैं उसी तरीके से है जो खेती करते आ रहे हैं, उनमें है जो नए संसाधनों का है जो अपन प्रयोग नहीं करते। उसके अलावा अपन करते हैं जीवन निर्वाह खेती। जीवन निर्वाह खेती वो होती है जो अपने परिवार की है जो आर्थिक दशा को सुधारने के लिए और परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो खेती की जाती है उसको है जो जीवन निर्वाह खेती कहते हैं। और भारत में है जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और जीवन निर्वाह खेती है जो करते आ रहे हैं उनमें है जो सुधार करने के लिए कृषि वित्त है जो एक अहम भूमिका निभाता है। उसके अलावा क्रेडिट नीड्स एंड इट्स रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि भारतीय कृषि में वित्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या होती है आवश्यकता और इसका है जो भारतीय कृषि में क्या योगदान है, उनके बारे में अगर अपन बात करें। कृषि व्यवसाय में सफलता अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर अपन कृषि व्यवसाय में जो अधिकतम उत्पादन प्राप्त करते हैं तो इसके लिए है जो अपन को है जो पूंजी की आवश्यकता होती है, कैपिटल की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में कृषि व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकता बहुत कम होती थी, क्योंकि उस समय किसान कृषि को व्यवसाय के रूप में न लेकर केवल जीविका उपार्जन के रूप में अपनाता था। पुराने समय में क्या होता है, प्राचीन समय में है जो कृषि के लिए जो कैपिटल की आवश्यकता कम होती थी, धन की कम आवश्यकता होती थी, क्योंकि उस समय है जो किसान खेती करते थे वो अपने धन कमाने के उद्देश्य से नहीं करके है जो अपने जीवन का है जो जीवन यापन करने के लिए है जो करते थे। उसके अलावा अगर अपन बात करें, पहले किसान है जो कृषि में उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादन साधन बाहर से नहीं खरीदता था बल्कि अपने पास से ही पूर्ति कर लेता था। पुराने समय में है जो कृषि को करने के लिए है जो जितने भी साधन है वो बाहर से नहीं खरीदता था, उसके खुद के बैल होते थे, उस बैलों से ही वो हल करता था और जो पुराने बीज है उन्हीं बीजों को उगाता था, तो उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि जब खेती करते हैं किसान तो उसको है जो बाहर से है जो साधन खरीदने पड़ते हैं, उनको है जो हाइब्रिड बीज वगैरह खरीदने पड़ते हैं, तो उनके लिए है जो कृषि वित्त एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अब अगर अपन बात करें इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, कृषि वित्त की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो कृषि व्यवसाय एक मौसमी व्यवसाय है, अतः इसके अंतर्गत वित्त की मांग भी मौसमी होती है। अपन जानते हैं कि भारतीय जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो एक इंडियन एग्रीकल्चर को है जो मौसम का जुआ भी कहा जाता है, मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर एक मौसम जो कृषि होती है वो एक विशिष्ट मौसम में होती है। तो अतः इसके वित्त की है जो फाइनेंस की आवश्यकता होती है वो भी है जो एक मौसम में ही होती है। उसके अलावा कृषि व्यवसाय प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति की अनिश्चितता के फलस्वरूप उत्पादन भी अनिश्चित बाधाओं से भरा रहता है, जिससे कहीं ना कहीं कृषि वित्त में बहुत ज्यादा जोखिम होता है। अब एग्रीकल्चर है वो जो प्रकृति पर है जो निर्भर करता है कि अगर प्रकृति कोई आपदा आ जाती है, फसल तैयार हो गई, उसको जब काटना शुरू करते हैं उस समय अगर ओले वगैरह गिर जाते हैं, बारिश हो जाती है तो वो कृषि नष्ट हो जाती है, तो उससे जो कृषि वित्त में भी है जो जोखिम बना रहता है। उसके अलावा कृषि वित्त की मांग पारिवारिक एवं सामाजिक होती है, क्योंकि कृषि व्यवसाय कृषक एवं उसके परिवार से बहुत ज्यादा घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। जो कृषि वित्त होती है उसकी मांग है जो ट्रेडिशनल रूप से होती है और है जो सामाजिक सोशल होती है, क्योंकि अपन जब जानते हैं कि किसान के लिए है जो एग्रीकल्चर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा बात करें तो कृषि वित्त की मांग निश्चित होती है तथा भुगतान अनिश्चित होता है। अपन को पता है अपन खेती करेंगे तो उसमें है जो अपन को जो रुपए लगने हैं वो तो कैपिटल जो लगेगा, अपना धन लगेगा वो तो निश्चित लगेगा, लेकिन अपन को उसका कितना मुनाफा होगा वो निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। तो आज की क्लास में है जो अपन ने है जो कृषि वित्त की परिभाषा, इसके महत्व, इन सब के बारे में और इन सब के बारे स्कोप के बारे में है जो जाना है, इसे आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। और मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।